देखिए, सैर सपाटे के शौकीनों को स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी करना काफी पसंद होता है, जिनमें माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और हॉट एयर बैलून राइड हुए। तो ज्यादातर दिल्ली से बाहर ही होते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि जल्द ही दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली वालों को अब इसके लिए किसी दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहीं आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने इस परियोजना के लिए एक एजेंसी का चयन किया है। ये सुविधा दिल्ली वालों को यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और असिता और बांसेरा में यमुना बैंक पर मिलेगी, जिसमें रोजाना 4 घंटे की उड़ान की अनुमति दी गई है। हालांकि डीडीए जरूरत के मुताबिक इस समय को बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रीय राजधानी और इससे प्राकृतिक दृश्यों के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 महीने में दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड शुरू हो जाएगी और सैलानी राजधानी के आसमानी दर्शन कर पाएंगे। दिल्ली की बीजेपी सरकार लगातार दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पहल कर रही है, चाहे वो यमुना के अंदर क्रूज चलाने को हो या फिर अब दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल जो है वो की जा रही है। ये हॉट एयर बैलून्स के गुब्बारे जो है वो आसमान में जाते हुए नजर आते थे, जिसमें तमाम सैलानी जो है वो दिल्ली के खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो देख सकेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार करने जा रही है। अगले 2 महीने में इस हॉट एयर बैलून की शुरुआत जो है वो की जाएगी। खास बात यह है कि हॉट एयर बैलून जो है वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो है वो शुरू किए जाएंगे। इसमें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि इस दिल्ली के अंदर है और इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के अंदर किया जाएगा। यमुना के बेल्ट के पास भी जो है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। लगातार दिल्ली सरकार ये चाहती है कि दिल्ली में टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो लोग दिल्ली में घूमने आते हैं वो सिर्फ इंडिया गेट, लाल किला और ताजमहल जब आगरा के लिए जाते हैं तो उसके ज़रिए अगर वो दिल्ली में भी रहना चाहते हैं तो दिल्ली में भी कई सारे खूबसूरत नज़ारे जो है वो हॉट एयर बैलून्स के ज़रिए जो है वो देख सकते हैं। सरकार की माने तो इसके लिए 4 घंटे का समय जो है वो तय किया जाएगा, जिसमें आप जो है इस राइड का लुत्फ जो है वो उठा सकेंगे। इसके साथ साथ 2 महीने के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार करेगी। इसके अलावा इसके लिए एक टिकट्स भी जो है वो रखी जाएंगी, ताकि दिल्ली सरकार का जो टूरिज्म है उसमें इजाफा जो है वो हो सके। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। खूबसूरत, शानदार, ये दिल्ली है मेरे यार। दिल्ली में पर्यटन अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। सैलानी अब जल्द ही यमुना किनारे से राजधानी की आसमानी सैर कर पाएंगे। डीडीए पहली बार शहर में हॉट एयर बैलून सेवाएं शुरू करने जा रहा है। डीडीए ने ये रोमांचक पहल इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को नया मनोरंजन विकल्प देने के लिए और दिल्ली के हरित क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने के लिए की है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ओर एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। आज से दिल्ली में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में 6वां इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो चल रहा है, जिसमें 15 देशों से 140 कंपनियां इस कार्यक्रम में अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर आई हैं। इसकी झलक भी हम आगे आपको दिखाएंगे। इसके अलावा वन्य जीवों प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 20 साल के इंतजार के बाद दिल्ली जू में जल्द ही ऊद बिलाव के दर्शन भी उन्हें होंगे। गुजरात से 2 स्मूथ कोटेड ऑटर्स अगले महीने तक दिल्ली जू पहुंच जाएंगे। वहीं राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ओर एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। आज से दिल्ली में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया गया। कूड़े से आजादी थीम पर शुरू किए गए इस सफाई अभियान का मकसद केवल दिल्ली में गंदगी हटाना ही नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों को सफाई के प्रति जागरूक करना भी है, ताकि राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बनाया जा सके। आज से शुरू किया गया ये सफाई अभियान 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान शहर की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और जेजे क्लस्टर्स में 6 दिन अलग से स्पेशल ड्राइव भी चलाया जाएगा। 9, 10, 16, 17, 23 और 24 अगस्त को अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और जेजे क्लस्टर्स में सफाई की विशेष मुहिम चलेगी। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच प्रतियोगिता भी कराई जाएगी और सबसे साफ इलाके वाले RWA को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इस कैंपेन के लिए दिल्ली सरकार ने MCD को अलग से 5 करोड़ रुपए दिए हैं। इस दौरान यमुना के घाटों, रिंग रोड के आसपास भी 14, 21, 28, 29 और 21 अगस्त को सफाई अभियान चलेगा। कुल मिलाकर इस तरीके से दिल्ली के चप्पे चप्पे को कूड़ा मुक्त करने की तैयारी कर ली गई है, ताकि राजधानी को और खूबसूरत बनाया जा सके।
स्वच्छाग्रही हम बने और यहाँ के जो निवासी हैं। दिल्ली में मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और एनसीआर में रुक-रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। इसके कारण लोगों को गर्मी और उमस से छुटकारा मिला है। वहीं ये भी जानकारी है कि पूरे वीकेंड मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है, जिसके कारण लोग मानसून का भरपूर मजा ले सकेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 1 अगस्त को कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कल शनिवार को यानी कि 2 अगस्त को गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल तापमान थोड़ा कम होकर अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 3 और 4 अगस्त को भी गरज या बौछारें पड़ सकती हैं, लिहाजा मौसम ठंडा और नम बना रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वो बारिश के दौरान सतर्क रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें, क्योंकि ज्यादा बारिश होने पर जगह जगह सड़कों पर पानी भरने के लिए आसार बन जाते हैं। वहीं दिल्ली में छठा इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो चल रहा है, जिसमें 15 देशों से 140 कंपनियां इस कार्यक्रम में अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर आई हैं। सर्विलांस से लेकर सिस्टम कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में शोकेस की जा रही है। हमने प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैरामिलिट्रीज के लिए जो डिपार्टमेंट है BPRD, उनको हमने दे दिया है और BOI, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, CISF, BSF ऑलरेडी हमारे गए हुए हैं और उन्होंने अप्रिशिएट किया है। मैं CEO हूं PS ओवरसीज का और इंडिया में, और ये सबसे खासियत बात है कि ये पैन इंडिया में सिंगल प्रोडक्ट है और ये वर्ल्ड में पूरे यूरोप को, US एंड साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट जो है चेकिंग डिवाइस प्रोवाइड हमारी कंपनी कर रही है। चलिए अब आपको कराएंगे समुद्री दुनिया की सैर। आपको एक अनोखे मैरीटाइम म्यूजियम ले चलते हैं। ये म्यूजियम देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है, जहां लोगों को नेवी के युद्धपोतों से जुड़े मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यह अनोखा म्यूजियम आज की युवा पीढ़ी को नौसेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाता है। एक ही छत के नीचे भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये म्यूजियम जितना अनोखा है उतना ही शानदार भी है। ये अनोखा म्यूजियम कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है, जिसे बनाया है नौसेना के ही रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने, जिन्होंने इस म्यूजियम में युद्धपोतों के मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और देश की समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। एक ऐसे म्यूजियम में आपको लेकर आई हूँ जो दिल्ली का इकलौता मैरीटाइम म्यूजियम है, डिफेंस कॉलोनी में, और हमारे साथ है रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर रंजीत राय सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा म्यूजियम बनाया और मैं वहाँ पे आकर आपसे मिल पा रही हूँ। कैसा सपना, कब स्थापना हुई और क्या सोचा आपने? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी 31 साल नेवी में थी, उसके बाद 12 साल एक कंपनी मर्चेंट नेवी संभाली। तो जब कोई भी काम करता है नेवी में, उसके नस में नमक आ जाता है। भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये है भारत का समुद्री इतिहास। 3500 BC लोथल, जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक म्यूज़ियम बना रहे हैं लोथल में, और अब पवन तक कारगिल की लड़ाई, और अब मैं एक और ऑपरेशन सिंदूर अगले हफ्ते तैयार होगा। तो ये है इतिहास भारत का। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने 31 साल नौसेना में रहकर देश सेवा की। इस दौरान उन्होंने नौसेना के शौर्य, पराक्रम, उसके इतिहास और उपलब्धियों के बारे में जो जाना, जो देखा और जो सीखा, उसकी झलक इस म्यूजियम में देखने को मिलती है। बड़ी बात यह है कि ये मैरीटाइम म्यूजियम उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में तैयार किया है, जहां नेवी की उपलब्धियों को बेहद शानदार तरीके से दर्शाया गया है। ट्रेनिंग शिप डफरिन इंडियन नेवी 1934 में बनी, और जब लड़ाई आ गई
1939 में, तो छोटी नेवी एक बड़ी रॉयल इंडियन नेवी बन गई। तो जो अफसरान ने ट्रेनिंग ली डफरिन में, वो सोमन साहब हमारे चीफ बन गए, करमाकर साहब, कृष्णन साहब, जो भी बड़ा नाम आप ले लें, वो लड़ाई में वॉर हार्डन्ड होके लड़ाई की एक्सपीरियंस के साथ इस नेवी को बनाई है। आप जब देखेंगे हमारा INS दिल्ली और INS गुजरात, तो अमेरिका के जो जहाज़ हैं, आप यहाँ देखिए अमेरिका के जहाज़, और अब भारत के जहाज़ लगभग हो रहा है। तो हमारी नौसेना आगे बढ़ रही है। अब आइए देखिए, हम नेविगेशन करते हैं सितारों से और चांद से और धूप से। तो ये सेक्सटेंट एंगल लेता है, और ये सेक्सटेंट एंगल लेता है तो हमें पता चलता है समुद्र में कहाँ है। ये म्यूजियम रोजाना सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलता है, जहां लोग पहुंचकर नौसेना की गौरव गाथा को देख सकते हैं। इस म्यूजियम को आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैं जब नेवी में था, हमको रोज शाम को 1 घंटा मूवी देखनी थी। तो ये पुराने ज़माने का मूवी है, टीवी नहीं थी, लेकिन शाम को कभी कभी वो मूवी हम लोग 3 दफ़ा देख लेते थे, क्योंकि वहाँ ऑक्यूपेशन, मतलब हमको ऑक्यूपाई करके रखा। अकेले हैं हम, कोई दुकान नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, तो खुशी जहाज़ की ऑक्यूपेशन से होती है। तो हमें मूवी देखनी थी। मेंटल स्टेट अच्छा रहे, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, काम रहे, बिल्कुल बहुत ठीक। ज़्यादा ज़रूरी। भारत ने भी जो 1971 वॉर में किया था, और कराची में जो अटैक मिसाइल बोट्स ने किया था, भारत का दर्जा और आगे हो गया। संग्रहालय की एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें कई ऐसे दस्तावेज और किताबें मौजूद हैं जिनके जरिए भी लोग भारतीय नौसेना के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ना लहरें हैं, ना ही लाइट हाउस, लेकिन समुद्र की जो ताकत है वो पूरे इस मैरीटाइम, दिल्ली के इकलौते मैरीटाइम म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर नौसेना की जो ताकत है, इतिहास है, वो आपको सुनाई देगी। कैमरा पर्सन संजय समीर के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और अब देखिए दिल्ली की एक और दिलचस्प खबर। ये खबर आम के प्रेमियों के लिए है, और भला आम किसको पसंद नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी है और आम फलों का राजा कहा जाता है, और जब दोनों का मेल हो जाए तो फिर क्या ही कहने। असल में हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में फलों के राजा आम की शानदार नुमाइश हुई है। दिल्ली में 18वें इंडिया मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें आम की 500 से ज़्यादा वैरायटी प्रदर्शित की जा रही हैं। ये कहना मुश्किल है कि यहाँ कौन से किस्म के आम मौजूद नहीं है। साथ ही साथ इस नुमाइश में आम के तमाम प्रोडक्ट्स भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं, और आम की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए नई तकनीक और विशेषज्ञता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। यहाँ तो जो मैं देख रहा हूँ वो अद्भुत है। मैं पहली बार इस महोत्सव में आया हूँ, पर इतने इस तरह के आम होते होंगे, इतनी वैरायटी के आम होते होंगे, इतने सुंदर सुंदर आम होते होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। और इनके नाम तो और भी ज़्यादा सुंदर हैं। तो सभी कुछ जो है वो एकदम बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अद्भुत है सारा, बहुत अच्छा है। 300 से ज़्यादा वैरायटीज आम की यहाँ देखने को मिली। ये अपने में दिखाता है कि देश में इस फल के प्रति कितना लोगों में प्यार है, और इसको लोग कितना मानते हैं, चाहते हैं कि हम उसका प्रयोग करें। आम देश का एक ऐसा फल है जिसे आम न कह के हम खास कह सकते हैं, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। हजारों लाखों लोग इसके रोजगार से जुड़े हुए हैं। मेरी हमेशा ये इच्छा होगी कि ऐसे फेस्टिवल और भी किए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को हम देश और दुनिया को दिखा सकें।
और अब बात बारिश और बाढ़ की। इस वक्त देश के कई राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बड़ी आबादी इस वक्त सैलाब संकट से जूझ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाढ़ से पीड़ित लोगों का बचाव भी हो रहा है और उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान भी दो ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ से बेहाल लोगों को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। नदी नाले और झरनों में उफान है। रिहायशी इलाके किसी टापू की तरह नजर आ रहे हैं। ये हाल किसी एक शहर या फिर किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि पहाड़ से मैदान तक इन दिनों लोग सैलाब संकट से जूझ रहे हैं। सवाई माधोपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां लोग जान बचाने के लिए अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। कोई ट्रैक्टर पर सामान लाद कर ले जा रहा है, कोई पीठ पर लाद कर सामान ले जा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, जो लगातार बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। राहत और बचाव टीमों की इसी कोशिश की बदौलत 40 गांव वालों को बाढ़ के पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। कोलाड़ा ग्राम पंचायत में बासड़ा व रघवंटी गांव में नदी के उफान से गांव रघवंटी में पानी भर गया पूरे गाँव वालों के घर में। तो सुबह मुझे गांव ग्रामीण वालों ने अवगत कराया, सभी अधिकारियों लोकल लेवल के अधिकारियों को मैंने वहाँ पर बुलाया और उनके माध्यम से उन्होंने कॉल करके एसडीआरएफ की टीम व सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाकर उनके माध्यम से गांव का हमने निरीक्षण किया। गांव में काफ़ी नुकसान है और उनके जो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिला और बुजुर्ग लोगों को हमने बाहर निकाला। बाढ़ की मार से राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी नहीं बच पाए। उनकी कार पानी में फंस गई, जिसके बाद कार को निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में हालात कमोवेश ऐसे ही बने हुए हैं। सागर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। वहां बिजौरा नदी ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया हुआ है। मड़वा गांव में तो एक बुजुर्ग दंपत्ति को बचाने के लिए एसडीआरएफ को काफी मेहनत करनी पड़ी। जिस वक्त एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची, पानी का बहाव काफी ज्यादा था। ऐसे में बड़ी सूझबूझ के साथ एसडीआरएफ टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण ज्यादातर नदियां और नाले इस वक्त उफान पर हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों से अपील भी की गई है कि वो नदी नालों से दूर रहें, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी और सागर से हिमांशु पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी बीच एक शानदार खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी की है ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था। अब एक बार रजिस्ट्रेशन से भर सकेंगे सभी फॉर्म। मदद के लिए भर्ती बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी को ओटीआर में दर्ज करना होगा, जिससे हर बार फॉर्म में बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का ये शानदार फैसला है। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की गई है। अब एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन भर लिया है तो उसके बाद आपको बार बार इसको भरने की जरूरत नहीं होगी। मदद के लिए भर्ती बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बॉक्स ऑफिस पर सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 की टक्कर।
क्योंकि आज 1 तारीख है और आज से आम लोगों की जेब से जुड़े कई बदलाव हुए हैं। इन बदलावों में क्रेडिट कार्ड के नियम, एलपीजी के दाम में बदलाव शामिल है, तो वहीं यूपीआई को लेकर भी कई नियम बदले गए हैं। अगर आप यूपीआई यूजर हैं तो इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वो बदलाव जो आज से लागू हुए हैं। यूपीआई में आज से 5 बड़े बदलाव हुए हैं। आपको बता दें, जिनमें पहला है बैलेंस चेक लिमिट, जिसके तहत अभी तक यूपीआई यूजर्स दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार बैलेंस चेक कर सकते थे, मगर अब इसमें लिमिट लगा दी गई है। आज से एक यूजर दिन भर में 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएगा। दूसरा है ऑटोपे तय समय पर। आमतौर पर ऑटोपे से पैसे 24 घंटे में कभी भी डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब ये सुविधा सिर्फ सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करेगी। तीसरी है पेमेंट रिवर्सल में लिमिट। अब पेमेंट वापस पाने की भी एक लिमिट तय कर दी गई है। अब हर यूजर 1 महीने में सिर्फ 10 बार चार्जबैक की रिक्वेस्ट कर सकता है और किसी एक व्यक्ति या कंपनी से आप सिर्फ 5 बार ही पैसे वापसी की मांग कर सकते हैं। चौथा है पेमेंट स्टेटस चेक करने में लिमिट। आमतौर पर यूजर दिन में कई बार पेमेंट करने के बाद स्टेटस को चेक करते हैं, मगर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इस पर लिमिट लगा दी है। यानी अब आप एक दिन में पेमेंट स्टेटस 3 बार ही देख पाएंगे। इनमें कम से कम 90 सेकंड का गैप होना जरूरी है। पांचवा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने पर लिमिट। हर यूजर अब एक दिन में किसी एक ऐप से सिर्फ 25 बार ही अपने बैंक खाते की डिटेल देख सकेगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जो किए गए हैं। इसके अलावा आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो गया है। दरअसल हर महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम पर फैसला लेती हैं, जिसके तहत ही 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 33 रुपये 50 पैसे घटी है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग। सावन के इस पवित्र महीने में कई जगह पर कांवड़िए पूरी आस्था के साथ अपने आराध्य भोलेनाथ को गंगाजल चढ़ाने अपने पास के ही धाम या मंदिर के लिए निकले। तो चलिए आपको शिव भक्ति में डूबे इन कांवड़ियों की भक्ति और आस्था की तस्वीरें दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा की रौनक भले ही अब कम नजर आ रही है, लेकिन सावन का महीना तो बाकी है। ऐसे में बोल बम के जयकारे आज भी सड़कों पर सुनाई दे रहे हैं। जगह जगह श्रावणी मेले आयोजित किए जा रहे हैं और आस्था के इस माहौल में देशभक्ति के रंग भी खूब घुले हुए हैं। भागलपुर में गंगा धाम सुल्तानगंज के श्रावणी मेले में इसकी मिसाल भी नजर आई। दरअसल यहाँ आस्था और देशभक्ति का ऐसा अनूठा संगम तैयार किया गया झारखंड के टाटानगर से आए 51 कांवड़ियों की ओर से, जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कांवड़ लेकर गंगा धाम से बाबा धाम रवाना हुए। देशभक्ति से जुड़े प्रतीकों के साथ मिसाइल के आकार की इस कांवड़ में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और भारतीय सेना के शौर्य को कांवड़ की कलाकृति के जरिए बखूबी दर्शाया गया। झारखंड से आए इन कांवड़ियों की ये टोली 1992 से लगातार कांवड़ यात्रा करती रही है। लगभग 45 दिन में तैयार इस बार की कांवड़ देश के युवा और सैन्य शक्ति को ही समर्पित है। हर एक साल आते हैं तो नया अनोखा चीज लेकर आते हैं। इस साल सिंदूर का मतलब इसमें दिखाने आया है। जिस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को टेस्ट किया था, उस थिंकिंग से इस बार हम लोग सोचे कि सुल्तानगंज से हम लोग पानी उठा कर देवघर के लिए निकलेंगे। तो वही झलक हम लोग योगी आदित्यनाथ, अपने मुख्यमंत्री यूपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि देके इंडियन सेना को हम लोग ये सैल्यूट कर रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा में महिलाएं भी पूरी आस्था निष्ठा के साथ ये परंपरा निभा रही हैं। प्रयागराज में बोल कांवड़िया बोल बम के जयकारे लगाती ये महिलाएं दशाश्वमेध घाट से जल भरकर कीड़गंज के मनकामेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। खुश रहे हमारा घर बाल बच्चे सब खुशी रहे, घर परिवार खुश रहे। हम लोग कीड़गंज के निवासी हैं, वहाँ से आए हैं, दशाश्वमेध घाट से जल भरे हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग मनकामेश्वर जाएंगे, वहाँ ये जल अर्पित करेंगे। दिल में केवल यही आस महादेव का शुभ आशीर्वाद मिले
परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहे। इसी सोच के साथ सांसद मनोज तिवारी ने भी कांवड़ यात्रा शुरू की। बोल बम हर हर महादेव के जयकारों के बीच मनोज तिवारी भी अपने सहयोगियों के साथ देवघर के बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। जो मन में निश्चय करके चला हूँ वो निश्चय, जो निश्चय है वो भी पूरा हो, देश के लिए जो निश्चय हो वो सब पूरा हो, यही प्रार्थना के साथ जरूर। तो सावन का पवित्र महीना अभी बाकी है। ऐसे में यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा अब भी चल रही है। कहा भी जाता है कि जो भक्त इस पवित्र महीने में श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है, उस पर शुभता जीवन के हर मायनों में आशीर्वाद बनकर बरसती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको एक ऐसी कामयाबी दिखाते हैं जो महज 21 साल की लड़की ने गांव की प्रधान बनकर हासिल की। उत्तराखंड के चमोली में प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी है। प्रियंका गैरसैंण विकासखंड के आदर्श ग्राम सारकोट की रहने वाली है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। प्रियंका के पिता राजेंद्र नेगी भी इससे पहले 2 बार ग्राम सभा सारकोट के प्रधान रह चुके हैं। बता दें, सारकोट गांव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया हुआ है।